हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस आर के जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे प्रीलिम्स की। आज इसमें हम लोग का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 50 क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज के सेशन में इसमें देखेंगे हम लोग 51 से लेकर आगे तक का क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि ये आप देखेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म, एक प्रश्न आपको मिलेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई तक कंप्लीट सैन्य अभ्यास को एक ही वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट एनालिसिस के साथ कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो फटाफट से जो साथी इस वीडियो को नहीं देखें, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही जो PYQ सीरीज़ है प्रीलिम्स के लिए एनालिसिस, जहाँ से PYQ को प्रश्नों का संग्रह घटना चक्र, वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट से इन सबको देख लीजिएगा। आज के स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग अपने सेशन को। देखेंगे यहाँ से 51 क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये दिया किसके बारे में, कुछ प्रमुख घास के मैदान के बारे में दिया हुआ है और उसके जगह के बारे में बात कर रहा है। तो देखेंगे स्टेपी, ठीक है, स्टेपी यूरेशिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका भी सही है। वेल्स, इस पर थोड़ा सा डाउट है। वेल्स ऑस्ट्रेलिया का, ना हो गया कहाँ का, ये दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। लानोस वेनेजुएला। तो इस तरीके से पूछा है, कौन सा इसमें गलत है। इस हिसाब से राइट आंसर हमारे क्या दिखाती हूँ, ऑप्शन सी, ठीक है। अब घास के मैदान जो है इसको हमको अच्छे से थोड़ा तैयार कर लेना है, कौन कौन से घास के मैदान। जो बाकी 3 गिवन ऑप्शन को देख लीजिए। गलत वाला आपको हम बता दें कि वेल्स या ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, क्या होगा इसका, दक्षिण अफ्रीका होगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। बाकी स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। पार्कलैंड, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। लानोस वेनेजुएला, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शैल तंत्र नवीनतम है। यानी अगर बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत में जो शैल तंत्र है, ठीक है, इसमें कौन सा नवीनतम है। ऑप्शन हमारे पास विंध्यन, कडप्पा, ठीक है, धारवाड़ और गोंडवाना, ठीक है। तो इसमें नवीनतम जो शैल तंत्र है भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो कौन सा है, गोंडवाना, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। तो जो गोंडवाना शैल तंत्र है वो क्या है, भारत के उससे सबसे नवीनतम है। बाकी पुराने में अगर बात करें तो क्या होता है, बिंद वाला, ठीक है। बिंद से पुराना, बाकी जो आपकी सीरीज है बिंद, कुडप्पा और धारवाड़, ये सब सीरीज आप एक बार NCERT में अच्छे से दी हुई है, वहाँ से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा, क्वेश्चन ये बदलता रहता है, कभी सबसे प्राचीनतम पूछता है, कभी सबसे नवीनतम पूछता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, गोंडवाना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो बाल्टिक देश में यानी जो बाल्टिक देश है उनका एक अपना ग्रुप है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो बाल्टिक देश में देखिए आप देखेंगे एस्टोनिया भी आता है, लिथुआनिया भी आता है, लातविया भी आता है। आता नहीं है कौन सा इसमें, रोमानिया, ठीक है। रोमानिया ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। तो बाकी बाल्टिक देश में कौन कौन आ गया हमारे पास, तो नहीं पूछा हुआ है, तो हमें नहीं का जवाब देना है यहाँ पे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रोमानिया। क्या हो जाएगा, रोमानिया जो है यहाँ पर आप देखेंगे बाल्टिक नौ के एक बाल्कन देश है। कौन देश है, बाल्कन देश, ठीक है। तो यहाँ पे 3 देश हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ में आएगा एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ठीक है। ये रोमानिया नहीं आएगा, ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में कि कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो नदियां हैं भारत की, जो भी प्रमुख नदियां, अगर भारत की बात करें, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, जो भी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, उन सारे नदियों का अगर आप देखें तो उनकी सहायक नदियां भी पूछ ली जाती हैं। कौन किसका ओरिजिन है, ठीक है, कौन लॉन्गेस्ट है, उस क्रम में अरेंज करना। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे पहले, हमें बात करें यहाँ पे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के बारे में उसकी सहायक नदियाँ पूछ रहा है। तो आप देखेंगे बंजार नदी, दूधी नदी, घाट प्रभा नदी और तवा नदी। इसमें पूछ रहा सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा है, ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना है। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो घाट प्रभा के ऊपर आप देखें ऑप्शन 3, तो ये जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। घाट प्रभा जो है ये कृष्णा नदी की, किस नदी की, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो 3 ऑप्शन काट दीजिए, 3 काटेंगे तो डी कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। अब बाकी अगर ऑप्शन में अगर हम देखें तो अभी हमने क्या छांट दिया था फ्रेंड्स, 3 को किनारे कर दिया, बंजार भी है, दूधी भी है और तवा भी है। तो यानी 1 2 4, 1 2 4 अगर हम देखेंगे ऑप्शन में हमारे पास, तो 1 2 4 किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी की सहायक नदियों में बंजार नदी, दूधी नदी और तवा नदी। और जो एक ऑप्शन में नहीं है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, घाट प्रभा नदी दिया क्यों नहीं है, तो ये जो है आपकी कृष्णा नदी की, ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रभा। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं और इस क्वेश्चन को हमें देखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी 55।
निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं? ठीक है, तो एल तरंगे, यस तरंगे, या पी तरंगे, या टी तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, पी तरंगे। पी तरंगे की अगर हम बात करें तो ये पी तरंगे जो हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। कौन सी तरंगे? पी तरंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हमें देखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 में ध्यान से देखिएगा। इस तरह के ये खनिज, मिनरल्स या फिर इस तरीके से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न है वो काफ़ी उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें जनरली कौन कौन सी फसल किस किस रेंज की वो पूछा जाता है। उसी तरीके के एक प्रश्न है फसल देके कि निम्नलिखित में से रबी फसल है मसूर, तिल, कपास, सोयाबीन। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो रबी फसल है। तो आप देखते हैं जब फसल की बात करते हैं हम लोग, तो एक तो रबी की कैटेगरी है, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद, 3 तरह की कैटेगरी है। इसमें रबी का पूछ रहा है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मसूर। ठीक है, मसूर क्या है? ये रबी की फसल है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 57 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बिल्कुल गलत है। जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं है। ठीक है, और पूछ रहा है यहाँ पे नहीं, बांगर मिट्टी, ठीक है, बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़। ठीक है, जैसे एक मिनट यहाँ देखिए समझिए से, जो नदी तंत्र है, और पर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लिए, बांगर मिट्टी अक्सर जलमग्न होती है। अब देखिए क्या होता है, जो मिट्टी है बांगर और खादर, ठीक है, बांगर और खादर, तो ये जो नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है तो इसके जो जलमग्न के जो सबसे करीब होता है ये वाला रेंज। ठीक है, यहाँ पर होती है नई मिट्टी जो खादर मिट्टी होती है, और जो तलछटी में किनारे बट जाती है साइड साइड में वो कौन सी होती है? बांगर मिट्टी। तो एक तरह से आप देखेंगे ये मिट्टी कौन सी मिट्टी हो जाती है? पुरानी मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सेकंड, बांगर मिट्टी अक्सर जलमग्न होती है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बांगर न होकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे खादर मिट्टी जो है ये हमेशा जलमग्न रहती है। ठीक है, जो नई खादर होती है वो मिट्टी। पूछ रहा है हमसे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो आप देखेंगे केवल एक आंसर जो है 57 का हमारा केवल ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और ये बांगर अक्सर जलमग्न नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूछा सही ऑप्शन है तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 58 में पढ़िएगा, महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे है कि 20 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण महासागरों में समशीतोष्ण महासागरों की तुलना में कम लवणता होती है। ठीक है ना? तो ये तो स्टेटमेंट लगभग गलत लग रहा है। 20 से 30 पे नहीं होगी, इसमें 20 से 30 में जो लवणता होती है कम ना होकर आप देखेंगे यहाँ पे वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो उच्च होती है, तो प्लस होगा, पहला गलत होगा। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर में लवणता अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये ऑप्शन सही है। उपयुक्त दिए कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? हमसे सही नहीं पूछा हुआ है, तो ठीक है, पहला ही गलत है, दूसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल ए। यहाँ पे क्या है? सही नहीं है पूछा है ना? तो पहला गलत है। क्यों गलत है आपको बता दे रहे हैं कि 20 से 30 डिग्री जो उत्तर दक्षिण में महासागरों की लवणता है वो कम ना होकर प्लस होती है, यानी ज़्यादा होती है। और दूसरा ऑप्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मृदा दिया हुआ, एक तरफ उपयुक्त फसलें दिया हुआ है, तो दोनों चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में आप देखेंगे गेहूँ, चावल, मक्का होती हैं, ठीक बात है। काली मिट्टी में कपास, दालें और बाजरा होती हैं, ये भी सही है। लाल मिट्टी में अलसी और तंबाकू, यानी तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पे सही लग रहा है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही पूछा हुआ है? तो आप देखिए तीनों इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ तीनों जो स्टेटमेंट है फिर से समझ लीजिए कि अपनी जगह पे सही है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, चावल, मक्का होती हैं, सही बात है। काली मिट्टी में आप देखें कपास, दाल और बाजरा। लाल मिट्टी में अलसी और तंबाकू, ये चीज़ें तीनों सही है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 60 में बढ़िया क्वेश्चन है भी है। पर्वत के दर्रों से रिलेटेड है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए उनके राज्य में जिनमें वह स्थित है कि नहीं। पर्वत दर्रा और एक तरफ राज्य दिया, कौन कौन सही सुमेलित है ये बताना है। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में सही है। रोहतांग दर्रा उत्तराखंड, नहीं, ये गलत है। लिपुलेख दर्रा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, से भी नहीं। नाथुला दर्रा सिक्किम, सही है। तो पहला सही है और चौथा सही है। पहला और चौथा आप देखेंगे ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। पहला और चौथा बी यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी जो 2 गलत है उसके बारे में हम आपको बता दें कि जो रोहतांग दर्रा है वो आपका मिलता है हिमाचल प्रदेश में, और लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे आपस में रिवर्स कर दिए गए हैं।
ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्लियर रहेगा कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर है। रोहतांग दर्रा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, और बनिहाल दर्रा अपनी जगह सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरीके से भारत के जो भी प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, आप उसको किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल आर्डर में देखिए कि यहाँ से आप स्टार्ट करें, भारत के जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट कीजिए, फिर हिमाचल प्रदेश ऐसे होते नॉर्थ ईस्ट तक चलिए। जो भी प्रमुख दर्रे हैं उनको एक जगह नोट्स बना जरूर लीजिएगा। ठीक है, हम टेस्ट सीरीज में लगा रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम बस यहाँ पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि निम्नलिखित देखेंगे यहाँ पे विचार करना है। आर्द्रभूमि दिया हुआ है और नदियों का संगम दिया हुआ है। पूछ रहा कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो हरिके आर्द्रभूमि की अगर हम बात करेंगे, हरिके आर्द्रभूमि कहाँ पर है ये, तो ब्यास और सतलज के संगम पर। ठीक है, सही है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बनास और चंबल संलग्न में ये केवलादेव कहाँ पर है, केवलादेव जो बाण गंगा और उद्गम के उस पर है। ठीक है, संगम पे। कोलेरू झील मूसी और कृष्णा संगम पर नहीं, ये यहाँ पे भी नहीं है। ये कृष्णा प्लस गोदावरी है। क्या है, कृष्णा तो है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। पूछ रहा हमसे कौन सा आशय सही है इसमें, तो ऑप्शन ए केवल राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। ए में अभी हमने आपको बताया क्या सही है। हरिके आर्द्रभूमि जो ब्यास सतलज के संगम पर, ये सही है। केवलादेव बनास चंबल पर नहीं है, बता दिया है आपको। किस पे, बाण गंगा और उद्घटन उस पर नदी पर है ना। और ये मूसी कृष्णा ना होकर कृष्णा गोदावरी है। ठीक है, इस तरीके से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कोरियोलिसिस बल की क्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित करता है। ठीक है, सही है। यदि पृथ्वी का घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो कोरियोलिसिस बल का परिणाम कम हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। जैसे जैसे पृथ्वी, ये तो कोरियोलिसिस बल है जो ये पृथ्वी के घूर्णन पर ही निर्भर करता है। जैसे इसको बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से भी बढ़ता चला जाएगा, तो कम तो नहीं होगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा से सही है, तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, इस चीज़ आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता दें। कोरियोलिसिस बल के बारे में बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर तथा दक्षिणी बाईं ओर करता विक्षेपित करता है। ये गोलार्ध है आपका। ठीक है, तो इसमें आप पवनों को अगर देखेंगे तो दूसरे तरीके से इसे विक्षेपित करता है, दाएं और बाएं विक्षेपित करता है यहाँ पे इक्वेटर पे। ठीक है, और जितनी तेज इसका रोटेशन होगा उतनी ही तेज क्या देखेंगे आप यहाँ पे, कोरियोलिसिस बल का परिणाम होगा। तो ये कम नहीं होता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 63। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु में क्या अंतर है। ठीक है, इसमें क्या अंतर है पूछ रहे हैं। निम्नलिखित कौन का से सही कथन है। ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन सा सही है। तो आप देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में जो स्टेटमेंट कि छोटे चट्टानी ग्रह हैं, जबकि धूमकेतु चट्टानी और धातु सामग्री द्वारा जमी हुई गैसों से बने होते हैं। ऑप्शन ठीक है, सही है। क्षुद्र ग्रह की बात करें ज़्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ज़्यादातर शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। नहीं, ये तो गलत है। धूमकेतु एक बोधगम में चमकदार पूंछ दिखाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से कि क्षुद्र ग्रह की बात करें तो बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र ग्रह के बीच में ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से बी गलत हो जाएगा, 1 और 3 आपका यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 64 में क्या कह रहा है कि शुष्क घास वाले अर्ध शुष्क मैदान में केवल छोटी घासों को सहारा देने के लिए पर्याप्त बारिश होती है, लेकिन लंबी घासें और पेड़ों के बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह वन निम्नलिखित के जलवायु के क्षेत्र में संबंधित है। सवाना प्रकार की जलवायु, स्टेपी, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार या चीन प्रकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले हमको तो ये समझना होगा कि किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषता बता रहा है स्टेपीज की। ठीक है, स्टेपी जलवायु जो पूरी यहाँ पे विशेषता बताया किस जलवायु के बारे में है, जलवायु क्षेत्र स्टेपीज के बारे में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है, आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, 65 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करेवा कश्मीर तक सीमित है, जबकि दून उत्तराखंड तक ही सीमित है। बुग्याल उत्तराखंड की घाटियों में स्थित घास के मैदान है। ठीक है, तो नीचे देखिए इसमें कूट का प्रयोग करना सही बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी होगा। 9 तो 1 सही, 9 तो 2 सही। क्यों ऐसा हो रहा है हमको बताते हैं। कश्मीर देखिए, करेवा कश्मीर तक तो सीमित है, ठीक है, लेकिन जो दून है सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। ये दून उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और बुग्याल जो उत्तराखंड की घाटियों में स्थित घास के मैदान है, तो बुग्याल जो है घास के मैदान तो हैं,
लेकिन अगर आप देखेंगे तो घाटियों में ना होकर ऊंचाइयों पर है। कहाँ पर है? ऊंचाइयों पर, यानी हाइट्स पर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स? ऑप्शन डी में क्या हो गया? 9 तो 1 9 तो 2। जब भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़े तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से आपको पढ़ना है। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ देखिए, करेवा कश्मीर तक सीमित स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन जैसे दून उत्तराखंड तक सीमित नहीं, ये जम्मू कश्मीर में भी है, तो यहाँ से गलत हो जा रहा है। बुग्याल उत्तराखंड की घाटी में पाया जाने वाला घास का मैदान है। ठीक है, तो घास का मैदान है, उत्तराखंड में पाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन क्या करें, घाटियों में नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पर? ऊंचाइयों पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में पलाया शब्द संदर्भित करता है। तो जो भू आकृति विज्ञान है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। पलाया क्या यहाँ पे आपको बताता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्त में उथली झीलें। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। ग्लेशियरों को पिघलने से गिराया जाए, नहीं, ये भी नहीं। हिमनदों का जमीन बड़े आकार की खोड़ी है, चूना पत्थर के सतह पे, ये सब कुछ गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 का जो है ए, कि ये पलाया क्या है? बेसिकली आप देखेंगे रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानी गर्तों में उथली झीलें हैं। ठीक है, तो ये है पलाया का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 की परिधि में सम्मिलित नहीं है? यानी जो हमारा अनुच्छेद 19 है, ठीक है, फ्रीडम मौलिक अधिकार, ठीक है, फ्रीडम वाला, उसमें क्या इसमें नहीं है? तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, क्या नहीं है इसमें? तो अगर हम बात करेंगे 67 का, तो 19 की परिधि में जो है आप देखेंगे, ठीक है, तो 19 की परिधि में कौन सा नहीं आएगा? ऑप्शन सी, स्वास्थ्य का अधिकार जो है इसकी परिधि में नहीं आएगा, ये चला जाएगा आर्टिकल 21 में। ठीक है, बाकी शांतिपूर्ण सम्मेलन, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, ये सब किस में आएगा? आपका अनुच्छेद 19 में आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप देखें फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, है ना, प्रस्तावना, यहाँ से एक प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा, खासकर पॉलिटी के संदर्भ में यहाँ पे देखें तो, है ना। तो ये चीज़ हो गया, और प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है ना, DPSP, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो इस तरीके टॉपिक आप कतई छोड़ना ना जाए, उसको बहुत अच्छे से एकदम तैयार रखें। तो यहाँ हमने 19 के बारे में देख लिया, क्या क्या है इसमें? शांति का सम्मेलन का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार इसमें नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। ये भी थोड़ा स्टेटमेंट वाला बढ़िया पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आप देखेंगे थोड़ा सा। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन आम तौर पर अयोग्यता की ओर नहीं ले जाएगा? ध्यान दीजिएगा, नहीं ले जाएगा। और ये हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, ठीक है, लोकसभा के, और ये संस्था, ये जो अयोग्यता 10वीं सूची, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहला कह रहा है कि इसमें ऑप्शन, यदि कोई सदस्य जो है सदन को स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, ठीक है, सदस्यता क्या करे, अपने उसकी छोड़ दे, तो ठीक है, ये तो उसकी ओर ले जाएगा। यदि सदन का कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है तो भी ये हो जाएगा। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी हो जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य बनने के 6 महीने के भीतर पार्टी में शामिल होता है तो ये इस तरीके का उसमें नहीं ले जाएगा। हमसे पूछा गया था, क्या ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अयोग्यता वाला है उसमें कौन नहीं ले जाएगा, बाकी ये तीनों सही है, यानी अयोग्यता आपको सिद्ध कर देंगे। ये डी वाला जो है ये आपको अयोग्यता की तरफ नहीं ले जाएगा, बाकी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के अनन्य अधिकार के अंतर्गत आती है? यानी राज्यसभा का अधिकार है, उसे को राज्यसभा का ये पासिंग है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को अपदस्थ करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं, है ना। राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति करना, ये अनन्य में नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं का पुनर्गठन करना, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रखना, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा है कि राज्यसभा की अनन्य शक्तियों के बारे में, अधिकार के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है ना। ऑप्शन हमारे पास राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य के अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसकी स्थापना की जाती है। क्लियर है? ताकि क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी के भाग से रिलेटेड हमारे संविधान में किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय सोपानों की परिकल्पना की गई है? यानी 3 टायर स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे पंचायत की किस भाग में की गई है, कि देखेंगे भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में पंचायतों के त्रिस्तरीय के बारे में किया गया है। और ये बता दें ये किसके रिकमेंडेशन पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी उसके इस पर इसको लाया गया था। ठीक है, तो भाग 9 में है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि हाँ ठीक है, तो ये आपका भाग 9 में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये पंचायत है अगर नगर पालिका तो इसके बी वाले पार्ट में उसमें इंक्लूड हो जाता है, ए और बी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला भी। ठीक है, बाकी पार्ट 9 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या कहा जा रहा है? 72 में इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अगर आप देखें किसी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त पूरी करनी होगी? तो इसमें कौन सी आवश्यक शर्त पूरी करनी होगी? तो पहले से लोकसभा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए 6% प्राप्त करना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। आम चुनाव में से लोकसभा 2% सीटें जीतनी चाहिए जिससे उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाए। ठीक है, ये सही है ना? तो उम्मीदवार और 4 राज्यों में से एक राज्य के रूप में, जो 4 राज्य हैं उसमें से एक राज्य के रूप में मान्यता, राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी हमारा पहला गलत हो जा रहा है और 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, इस चीज़ आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा? 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है विधानसभा आम चुनाव के 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% यहाँ पे नहीं है। ठीक है, टोटल जो वोट पड़े थे और 4 राज्य यहाँ पे, तो इस तरीके कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बताया गया है कि ये सुमेलित करने वाला जोड़ा है। ठीक, एक तरफ सिद्धांत दिया हुआ है, एक तरफ श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो सुमेलित में अगर हम बात करें तो देखेंगे पहला जो है काम की न्याय संगत मानवीय दशा, इंटेलेक्चुअली लिबरल वाला है। ठीक, ये क्या है? लिबरल है, तो ये तो सही है। समान नागरिकता संहिता लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब प्रारंभिक बचपन की देखभाल और सच्चाई समाजवादी नहीं, ये भी क्या है? साथ लिबरल में आएगा। सहकारी समितियों का गठन गांधीवादी। ठीक है, तो 3 को काट दीजिए, पूछ रहा है कौन सा सही है ना? तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 अगर आप बात करेंगे तो हमको मिल जाएगा ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर न्याय संगत वाला जो है ना, वो लिबरल। ठीक, और इसमें हाँ ठीक है समता और ये हो गया। बाकी हमको इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है? तो 73 का बी, यानी 1, 2, 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 3 नहीं आएगा। क्लियर है? ये था हो गया आपका यहाँ का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से अनुसूची के उसमें आ गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान की 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संविधान में जोड़ी गई है? इसी के बारे में भी हम बात भी कर रहे थे। ठीक है, तो प्रथम संविधान नहीं, 6वां 14वां 26वां 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ठीक है, तो ये जोड़ा गया था, आप देखेंगे। ठीक है, पहली जो संविधान का संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को क्या किया था? जोड़ा। मूल संविधान में अगर आप बात करें तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है, बाकी अमेंडमेंट के बाद इसमें 9वीं के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति शासन के संबंध में कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति की उद्घोषणा के जरिए जारी करके अधिकार देता है कि वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसमें संतुष्ट है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। ठीक है, क्या चल सकती? यहाँ पे नहीं चल सकती। अनुच्छेद 365 में प्रावधान है कि जब भी कोई राज्य केंद्र सरकार किसी निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसे लागू करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए मानना वैध होगा कि वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार क्या करे? संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आप देखेंगे तो दोनों सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो इतनी लंबी चौड़ी बातें आपको दिख करेंगे वो अपनी जगह सही है, लेकिन बस आर्टिकल आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया है। ये जो आर्टिकल, दूसरी वाली बात आर्टिकल 365 में और पहला वाला 356 में है। ठीक है,
तो आर्टिकल को यहाँ पे देखिए पूरी बात अगर आप स्टेटमेंट में पढ़ते हैं तो आपको स्टेटमेंट समझ में आता है कि हाँ सही है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर होगा तो ये आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 356 होगा 365 और यहाँ पे ये आर्टिकल रिवर्स कर जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो दोनों ही सही नहीं है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।